बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप सब अच्छे हैं? हम भी अच्छे हैं। आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि आप लोग कब हमारे पास वापस आइएगा। हमको बहुत अच्छा लगेगा। 9th-10th आ गया है, लेकिन आप लोगों की कमी खल रही है। बच्चों, लास्ट हम लोगों ने टैगा प्रदेश पढ़ा था, ठीक है। आज हम टुंड्रा प्रदेश पढ़ेंगे, आपका चैप्टर 11 उसी के आगे का। उसमें हमने 2 प्रदेश हमको पढ़ने थे, एक टैगा प्रदेश और एक टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। तो पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने टैगा प्रदेश को पढ़ा है, आज हम टुंड्रा प्रदेश पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए टुंड्रा प्रदेश, लेकिन इसको पढ़ने के पहले हम थोड़ी सी टैगा प्रदेश की बात कर लेते हैं। टैगा प्रदेश आपको बताया था मैंने कि वहाँ पे ज़्यादा महीने, जैसे हमारे यहाँ ज़्यादा महीने गर्मी पड़ती है और कुछ समय के लिए ठंडी पड़ती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से टैगा प्रदेश में ठंड अधिक पड़ती है, बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, हिमपात होता है और हमेशा बर्फ जमी रहती है, जिसकी वजह से वहाँ का जीवन बहुत कठिन है। उसके साथ ही आपको मैंने बताया था कि हमारा जो टैगा प्रदेश है वो 50 से लेकर के 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है, ठीक है। ये केवल उत्तरी अक्षांश में है, दक्षिणी अक्षांश में नहीं है। दक्षिणी अक्षांश में क्यों नहीं है ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि दक्षिण की तरफ में हमारा पूरा जलमंडल है और जलमंडल की वजह से वहाँ पर स्थल नहीं है, और स्थल नहीं होने के कारण वहाँ पर टैगा प्रदेश नहीं है, ठीक है। पूरा वहाँ जल ही जल है, इसलिए हमारा टैगा प्रदेश जो है वो केवल उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, ठीक। उसके बाद हमने वनस्पतियों की बात की थी, मिट्टी की बात की थी, जीव जंतुओं की बात की थी, वहाँ के जनजीवन की बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ का जनजीवन बहुत कठिन है। वो लोग बहुत कठिनाई से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर या तकनीकी की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वहाँ पर भी तकनीकियों का प्रयोग करके हम उनके जीवन को हमने कुछ सरल बना दिया है, ठीक है। ये बात हमने की थी टैगा प्रदेश की। उसके बाद मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी आपको बताई थी कि आपकी बुक में है पेपर बनाने की। होप सो आपने पेपर बना के देखा भी होगा और उसको आप यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। उसको आप लोग ग्रीटिंग कार्ड या किसी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं बनाया है तो बनाइएगा ज़रूर, अच्छा लगेगा आपको करके। आज हम बात करेंगे टैगा प्रदेश की, टुंड्रा प्रदेश की। तो हमारा जो टुंड्रा प्रदेश है वो टैगा प्रदेश के और ऊपर स्थित है, मीन 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में हमारा टुंड्रा प्रदेश कहाँ है बच्चों? ठीक है ना। देखिए हमारा जो टुंड्रा प्रदेश है वो 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर का भाग है, ठीक है। इसके नीचे का भाग हमारा टैगा प्रदेश था, इसके ऊपर का भाग हमारा टुंड्रा प्रदेश है, और ये भी हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जैसे कि हमारा टैगा प्रदेश स्थित था, ठीक है। और सेम वही बात कि दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। क्यों नहीं है वो मैंने आपको बता ही दिया था कि पूरा जलमंडल के कारण है। और आर्कटिक महासागर हमारा जो है, हमने आपको पढ़ाया था इस साइड, ऊपर की साइड में हमारा आर्कटिक महासागर है। तो आर्कटिक महासागर का जो हिस्सा है वो पूरे साल भर बर्फ के रूप में जमा रहता है, और यही प्रदेश, यही भाग हमारा जो आर्कटिक महासागर का जो भाग है, यही हमारा टुंड्रा प्रदेश कहलाता है, ठीक है। 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के इसके ऊपर का भाग जो आर्कटिक महासागर में स्थित है वो हमारा टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। और ये भाग पूरे साल भर बर्फ से जमा रहता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें पूरी तरह से नहीं पहुँच पाती हैं। ये एक पतली पट्टी के रूप में फैला हुआ है, ठीक है। और इसका जो भाग है वो कुछ एशिया, यूरोप और कुछ उत्तरी
उत्तरी अमेरिका में स्थित है या उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में है। ठीक है, ये तो बात हुई बच्चों टुंड्रा प्रदेश की। अब हम बात करते हैं यहाँ के मौसम की। बच्चों हमारा जो यहाँ का मौसम है उसमें आपको भी मैंने बताया कि पूरे टाइम बर्फ जमी रहती है तो ठंडा रहता है। उसके साथ ही यहाँ पर कई कई महीने लगातार रात रहती है और कई कई महीने लगातार दिन ही रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ 24 घंटे में दिन रात दोनों होते हैं। ठीक है, हम रात भी देखते हैं दिन भी देखते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कई कई महीनों रात लगातार रात ही है तो रात ही रहेगी, और कई कई महीने दिन है तो दिन ही रहेगा। लोग उसी रात में और उसी दिन में अपने काम को करते हैं। यहाँ लगभग 3 महीने नवंबर दिसंबर और जनवरी में सूर्य दिखाई ही नहीं देता है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। और जबकि लगातार 3 महीने मई जून और जुलाई में सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, नवंबर दिसंबर और जनवरी इन 3 महीने में हमको सूर्य कभी भी दिखाई नहीं देता है। और उसके बाद में और बाकी के 3 महीने मई जून और जुलाई में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता है। ठीक है, यहाँ का धरातल लगभग 8 महीने तक पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। ठीक, इसी कारण पूरे साल भर यहाँ पर क्या रहती है, बहुत अधिक ठंड रहती है। लगभग 8 महीने, ध्यान रखिएगा, लगभग, कम से कम। ठीक है, 8 महीने पूरे टाइम बर्फ की चादर जमी रहती है, जिसकी वजह से तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर लगभग 8 महीने पूरी तरह बर्फ जमी रहती है और ठंड हमेशा बनी रहती है। अब हम यहाँ की वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। वनस्पति जैसे हमने टैगा प्रदेश की पढ़ी थी उसी तरीके से यहाँ की। तो बच्चों अब हम टुंड्रा प्रदेश की वनस्पति की बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमने टैगा प्रदेश की वनस्पति पढ़ी थी उसी तरीके से यहाँ की वनस्पति की भी अपनी अलग विशेषताएं हैं। हम अब पढ़ने जा रहे हैं टुंड्रा प्रदेश की वनस्पति। ठीक है, किसी भी देश की या किसी भी जगह की वनस्पति को उगने के लिए या विकसित होने के लिए या बढ़ने के लिए 2 चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। एक हमारा है ताप और एक हमारी है नमी। ये देखिए, दोनों चीज़ों की, ताप और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। ताप और नमी अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो उस जगह के पौधे विकसित नहीं हो पाएंगे। हमारा जो टुंड्रा प्रदेश है वहाँ पर नमी तो बहुत है परंतु ताप की कमी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सूर्य की किरणें होती हैं, ये देखिए, ये आपका टुंड्रा प्रदेश का भाग है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ रही हैं और यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं। तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर सूर्य की किरणों का ताप कम मात्रा में पहुँच पाता है, जिस वजह से यहाँ पर नमी तो रहती है लेकिन ताप नहीं हो पाता है। अब क्योंकि यहाँ ताप की कमी है इसलिए यहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं उगती हैं। ठीक है, यहाँ पर वही वनस्पतियाँ रहती हैं जो कि ठंड को अपने अंदर, उनके अंदर सहन करने की क्षमता होती है। तो केवल उन वनस्पतियों का यहाँ पर उगना या विकसित होना संभव होता है जो वहाँ की ठंड को सहन कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत अधिक होती है, सूर्य का प्रकाश कम पहुँचता है, ताप कम आता है। अधिक ठंड के कारण यहाँ पर पौधे जो होते हैं वो गुच्छेदार होते हैं। ठीक है, जैसे टैगा प्रदेश में हमने पढ़ा था पेड़ लंबे लंबे होते हैं, कोन बताया था मैंने आपको नोकदार होते हैं, लेकिन यहाँ पर पेड़ जो हैं बहुत बड़े बड़े नहीं होते, गुच्छे के रूप में होते हैं और वो भी 5 से 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले होते हैं। ठीक है, 5 से 8 सेंटीमीटर।
तो बच्चों यहाँ पर गुच्छेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं जो कि 5 से 8 सेंटीमीटर ऊंची होती है। उसके अलावा यहाँ पर बर्फीली आंधियाँ चलती हैं जिनको सहन करने के लिए, जिनमें क्षमता होती है, ऐसे छोटे छोटे से पेड़ होते हैं, झाड़ियों के रूप में होते हैं, जिनको हम आर्कटिक बिलो कहते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, आर्कटिक बिलो कहते हैं। और ये पेड़ अपने आप को इन तेज चलने वाली हवाओं से सुरक्षित रख सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा जब यहाँ पर गर्मी के कुछ महीने होते हैं, जैसे आपको बताया था कि थोड़ा सा सूर्य यहाँ पर दिखाई देता है मई, जून और जुलाई के समय में, तो जब गर्मी के महीने होते हैं और उस समय में जब बर्फ पिघलने लगती है तो कुछ और पेड़ पाए जाते हैं जिनमें लाइकेन, देखिए, जिनमें लाइकेन, काई, वर्च और एल्डर जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कि हमें किस समय में मिलते हैं, गर्मी के मौसम में मिलते हैं। और रेंडियर जो एक पशु यहाँ पाया जाता है उसका ये भोजन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी यहाँ की वनस्पति। ताप कम नमी है जिसके कारण पेड़ बहुत अधिक विकसित नहीं होते हैं और छोटे छोटे गुच्छेदार पेड़ पाए जाते हैं जो कि 5 से 8 सेंटीमीटर के होते हैं। छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं जिनको हम आर्कटिक बिलो कहते हैं। और उसके अलावा हमारे लाइकेन, काई, वर्च और एल्डर जैसे पेड़ होते हैं, हमें मिलते हैं छोटे छोटे पेड़ जो कि गर्मी के मौसम में मिलते हैं और ये हम यहाँ पाए जाने वाले जानवर रेंडियर का भोजन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी थी वनस्पति। अब हम यहाँ के जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर ठंड बहुत अधिक पड़ती है, आपको मैंने बताया था। फिर भी यहाँ पर जो हमारे पशु पाए जाते हैं उनमें रेंडियर है, ध्रुवीय भालू है, आर्कटिक लोमड़ी है, मस्क है, बैल है, इस तरीके के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये अपने आप को बहुत ही कठिन परिस्थितियों में यहाँ पर रखते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक ठंड होती है। जैसे कि आपका मस्क बैल है वो बहुत मोटे शरीर का होता है, स्थूल शरीर का होता है मस्क बैल। कैसे शरीर का होता है, स्थूल शरीर का होता है। ये मस्क बैल नाम का जानवर होता है जो कि बहुत मोटे और स्थूल शरीर का होता है। इसके ऊपर यानी इसके शरीर के ऊपर खूब मोटे मोटे बाल होते हैं, जैसा कि हमने टैगा प्रदेश में आपको बताया था कि वहाँ पर भी जो जानवर पाए जाते हैं उनके ऊपर मोटे मोटे बाल होते हैं जो कि इनकी ठंड से रक्षा करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये मस्क बैल है हमारा, बहुत मोटा स्थूल मोटी चमड़ी का है और इसके ऊपर खूब मोटे मोटे बालों का एक आवरण होता है जिससे कि उन बालों से घिरा होता है और ये ठंड से इसको बचाते हैं। गर्मी में जब गर्मियाँ आती हैं तो ये जो बाल होते हैं इसके वो झड़ करके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारी आर्कटिक लोमड़ी है। आर्कटिक लोमड़ी है बच्चों, ये भी इसके शरीर पर भी घने बाल होते हैं और उनका दोहरा आवरण होता है। ठीक है, 2 डबल लेयर में ये बाल पाए जाते हैं, किसके ऊपर, आर्कटिक लोमड़ी के ऊपर, जिसके कारण ये जब कभी 0 डिग्री से भी नीचे तापमान चला जाता है तो ये उस ठंड को भी अपने शरीर के साथ उसको सहन कर सकती है। इसके अलावा हमारा ध्रुवीय भालू है और कैरिबू है। बच्चों देखिए, ये हमारा ध्रुवीय भालू और कैरिबू है।
इसके पैर का जो निचला भाग होता है वो इस तरीका का बना होता है कि उससे शरीर की जो गर्मी होती है वो बाहर नहीं निकलने पाती। मीन्स कि उसके पैरों के नीचे गद्दे टाइप का लगा होता है, मोटा होता है पैर, जिससे कि जो शरीर के अंदर की जो गर्मी है वो शरीर के अंदर ही रहती है और बाहर नहीं आ पाती, और वो ठंड को अपने आप अपने आप को उस ठंड से वो बचा करके रख सकता है। ठीक है, जब गर्मी शरीर के अंदर रहेगी तो उसको ठंड का एहसास कम होगा। ये हमारा कौन सा जानवर था? ध्रुवीय भालू और कैरेबू। इनमें क्या खासियत थी? इनके पैर के नीचे इस तरीके की बनावट होती है कि इनके शरीर की जो गर्मी होती है वो शरीर के अंदर ही रहती है, जिसकी वजह से ये अपने आप को उस ठंड से बचाकर रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर सील, व्हेल, वालरस जैसे समुद्री जीव भी हैं जो कि यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक, देखिए। ठीक है बच्चों, मई और जून के महीनों में ये जो जानवर होते हैं या ये जो सील, व्हेल और वालरस हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्रों में रहते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है मई जून में, तब ये क्या होता है, स्थल पर आकर के निवास करने लगते हैं। इसके अलावा बच्चों ये हमारे हो गए जीव जंतु। अब यहाँ के हम मानव जीवन के बारे में थोड़ा सा शुरू करेंगे। मानव जीवन, टुंड्रा प्रदेश का मानव जीवन। ठीक है बच्चों, टुंड्रा प्रदेश का मानव जीवन। आपको भी मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मनुष्य को रहने में बहुत अधिक परेशानी होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, क्योंकि जब हमारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हमें अपने जीवन जीने के लिए हर तरह की सुविधाएं जिस जगह पर नहीं मिलती है तो हम उस जगह पर रहना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो जलवायु है, वो मनुष्य के रहने लायक नहीं है, यानी कि उसके अनुकूल नहीं है। तो जब जलवायु हमारे अनुकूल नहीं होती है तो हमें वहाँ रहने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये प्रदेश बर्फ से ढके होने के कारण और बहुत अधिक ठंडी यहाँ होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या कम से कम निवास करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ लोग रहते हैं वो आदिवासी जातियाँ होती हैं जो कि वहाँ पर रहती हैं। ये जनजातियाँ जो हमारी उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, बच्चों, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड में जो हमारे यहाँ के टुंड्रा निवासी हैं या जो जनजातियां हैं उनको हम एस्किमो कहते हैं। क्या कहते हैं? इन जनजातियों को हम एस्किमो के नाम से जानते हैं। और जो हमारे फिनलैंड के निवासी हैं, जो हमारे फिनलैंड में रहते हैं, जो जनजातियां फिनलैंड में पाई जाती हैं, ठीक है बच्चों, फिनलैंड में पाई जाने वाली जनजातियों को हम लैप कहते हैं। समझ में आई बात? जो उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड में पाई जाती है उनको हम एस्किमो कहते हैं, और जो फिनलैंड में पाई जाती है उनको हम लैप कहते हैं। इसी तरीके से साइबेरिया में जो जनजातियां हमारी पाई जाती हैं, जो जनजातियां हमारी साइबेरिया में पाई जाती हैं, उनको हम याकूत कहते हैं। ठीक है बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं? याकूत कहते हैं। तो
तो बच्चों, हमने जन जीवन यानी मानव जीवन में हमने पढ़ा कि यहाँ पर बहुत अधिक ठंड होने के कारण जनसंख्या का निवास कम है, लेकिन जिन भी जगहों पर है जनसंख्या उनमें कुछ आदिवासी जनजातियाँ रहती हैं, जिनमें हमारी उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड में हमारी एस्किमो जनजाति रहती है, और हमारा फिनलैंड है जिसमें हमारी लैप जनजाति रहती है, ये साइबेरिया है जिसमें हमारी याकूत जनजाति रहती है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को देख करके अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको रिवीजन कीजिएगा और पुराना पिछला जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसको भी साथ साथ पढ़ते रहिएगा। थैंक यू बच्चों, गुड बाय।